हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर चुके थे। इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने जो है पहला जो लेक्चर है उसके अंदर देखा कि रिएक्शंस जो हो रही हैं कितने टाइप्स की हो रही हैं उनके बारे में पढ़ा। आज जो है हम लोग इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक लॉ आता है यहाँ पर, है ना। उस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है उसको? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। हिंदी में इसको द्रव्य अनुपात क्रिया का नियम भी बोलते हैं। इसके बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर? एक्चुअल में ये लॉ जो है ये बोलता क्या है? ये कहता है कि इफ, या फिर इसको ऐसे लिखो, द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactants and the stoichiometry coefficient are raised to their power। समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है अभी। आर रेज टू देयर पावर, है ना। हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे कि अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के सीधे समानुपाती होती है तथा रस समीकरण मिति गुणांक उनकी घातों के रूप में, किनकी घातों के रूप में? ये जो हम लोगों ने रिएक्टेंट लिए उनकी घातों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट है इस लॉ का। क्लियर? कि वहां पर जो अभिक्रिया की दर रहेगी वो सीधे समानुपाती होगी अभिकारकों की सांद्रता के, ठीक है। और वहां पे जो गुणांक होंगे, रस समीकरण मिति गुणांक, वो उनकी घातों के रूप में प्रदर्शित हो जाएंगे। क्लियर? इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये लो हमसे। तो देखो, इसमें एक डेरिवेशन आएगा छोटा सा, उसको ध्यान से देखना बच्चों। मान लो मैंने एक रिएक्शन ली है, ये वाली ए प्लस बी से अभिक्रिया दी हुई है सी प्लस डी। यहां पर जो कैपिटल ABCD है ये तो क्या है हमारे पास? रिएजेंट, अभिकर्मक। और जो स्मॉल ABCD है ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रस समीकरण मिति गुणांक। अब होगा क्या कि अगर मैं देखूं यहां पर अभिक्रिया दोनों तरफ से चल रही है ना, आगे भी तो चल रही है और पीछे भी चल रही है। आगे चलती है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड, है ना, अग्र दिशा। और जो पीछे चलती है उसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड, प्रतिप दिशा या फिर पश्चिम दिशा, दोनों नाम है इसके। तो यदि हम लोग एक दिशा देखें सिर्फ आगे की तरफ, ठीक है, तो अग्र दिशा के लिए
फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो इसकी दर, किसकी, अग्र अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन हो गई, क्लियर। अच्छा, ये आपको जानना जरूरी है कि जो ये ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान। तो जो सक्रिय द्रव्यमान है, एक्टिव मास है ना, सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन के। क्लियर? लगभग अप्रोक्सीमेट ये कंसंट्रेशन सांद्रता के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो इसमें हम लोग अगर बड़े डिब्बे में कुछ लिख रहे हैं यहां पर बड़े ब्रैकेट में, इसका मतलब है कि हम लोग कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर? कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल प्रति लीटर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अग्र अभिक्रिया के लिए, ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा है अभिक्रिया की दर सीधे सीधे समानुपाती है ए और बी के, क्योंकि अग्र अभिक्रिया के लिए अभिकारक कौन है? ये। और यहां पर जो इनके रस समीकरण मिति गुणांक है वो कहां पहुंच जाएंगे बच्चों? यहां पहुंच जाएंगे। ये ए है और ये बी, उनके घातों के रूप में प्रदर्शित किए जाएंगे रेस टू देयर पावर। क्लियर? अब यहां से समानुपाती का साइन हटेगा और ये आ जाएगा एक नया समानुपाती स्थिरांक, इसको हम लोग बोलेंगे के एफ। के एफ ए की पावर ए और बी की पावर बी। क्लियर? दूसरी बात, पश्चिम दिशा के लिए, पश्चिम दिशा के लिए फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन आर बी सीधे सीधे समानुपाती होगा। अब आर बी जो है बैकवर्ड डायरेक्शन इधर चलेगी तो सीधे सीधे समानुपाती होगा सी की सांद्रता और डी की सांद्रता की, और सी के ऊपर स्मॉल सी आ जाएगा घात के रूप में इसके रस समीकरण मिति गुणांक, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज रेज टू देयर पावर, और यहां पे आ जाएगा स्मॉल डी। और इसके लिए जब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा के बी, सी की पावर सी और डी की पावर डी। अब यहां पर एक चीज जानने वाली आपके पास में है कि ये जो हम लोग के एफ और के बी लिख रहे हैं इनको बोला जाता है वेलोसिटी कांस्टेंट। इनको बोला जाता है वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग नियतांक, वेग नियतांक। क्लियर? या फिर इसको रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, दर नियतांक। इट इज ऑल्सो नोन एज रेट कांस्टेंट, दर नियतांक। ये दो नाम है इनके, के एफ और के बी। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम मुझे इसके लिए इक्विलिब्रियम देखना है, इस रिएक्शन के लिए क्या करना है? इक्विलिब्रियम देखना है। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन हम लोगों ने लिखी थी, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन हम लोगों ने लिखी थी कि फॉर इक्विलिब्रियम साम्यावस्था के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर हो जानी चाहिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर ये हो गया तो इनकी वैल्यू अगर आप यहां पे रखो तो आर एफ बराबर हम लोगों ने लिखा है के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी, और आर बी हम लोगों ने लिखा है के बी सी की पावर सी और डी की पावर डी। ये कैपिटल सी अंदर ब्रैकेट में, मतलब अगर ये बराबर हुए तो ये जो इनके कंपोनेंट्स हैं
जो घटक हैं ये भी बराबर हो जाएंगे, ये वाले। अगर ये बराबर हुए तो देखो होगा क्या, हम लोग एक काम करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ ले लेंगे और जो कंसंट्रेशंस हैं वो एक तरफ ले जाएंगे। तो यहां पर जो कांस्टेंट्स हैं वो देखो, कांस्टेंट क्या है, के एफ अपॉन के बी। इसको इधर लिया है और इन दोनों को उधर नीचे ले जाओ, उन दोनों को उधर नीचे ले गए, सी की पावर सी के बी, सी की पावर सी और डी की पावर डी, ये तो उधर ही था। इसके नीचे हम लोग क्या ले गए, ए की पावर ए और बी की पावर बी, ये पॉइंट कर लिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि यहां पर ये के एफ और के बी जो है, इसको एक नया कांस्टेंट बोलेंगे हम लोग के सी, इसको बोलेंगे हम लोग साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था स्थिरांक। साम्यावस्था स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो के एफ ऑन के बी को हम लोग एक नया कांस्टेंट बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो केसी के बराबर रहेगा। और केसी बराबर क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू देयर पावर। क्लियर? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये तो मैंने लिख दिया। अब मुझे इस केसी की यूनिट लिखनी है, क्या लिखनी है, यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केसी। कैसे लिखेंगे, ये सब की सब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन से, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्लियर? तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, कंसंट्रेशन या सांद्रता हिंदी में बोले तो, और ऊपर की तरफ क्या रहने वाला है, ऊपर की तरफ तो रहने वाला है सी प्लस डी, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, और ये नीचे से ऊपर जाएंगी, आधार समान घातें माइनस भी हो सकती है ना, प्लस ही होती है वैसे तो लेकिन माइनस साइन रहेगा बीच में। तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यहां पर भी यही होगा, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ये सी प्लस डी क्या है, ये सी प्लस डी है जो जो प्रोडक्ट है उनके मोल, और ए प्लस बी क्या है, जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है उनके मोल। ये सी प्लस डी जो हमारे पास में रहेंगे, ये किसके मोल हैं, ये है उत्पाद के मोल, प्रोडक्ट के मोल। ए प्लस बी क्या है, ये रिएक्टेंट अभिकारक के मोल। क्लियर? लेकिन यहां पर जो उत्पाद और अभिकारक लेने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या लेने हैं, आपको गैस लेने हैं। पिछले चैप्टर से हम लोग देखते आ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स से, इसको क्या लेना है, हमें गैस लेना है। तो इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं यहां पर कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन जी, या हिंदी में अगर इसको लिखूं तो सांद्रता की पावर डेल्टा एन जी। और जहां पे डेल्टा एन जी क्या है, गैस के जो आपके पास में मोल रहेंगे उनका अंतर। क्लियर? अब जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, कंसंट्रेशन बराबर होती है मोल प्रति लीटर। सवाल इसके ऊपर क्या आ गया यहां पे, डेल्टा एन जी। क्लियर? आपको बोला जाए जैसे ये रिएक्शन है NH3 2NH3 से N2 प्लस 3H2, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, और इस एग्जाम्पल में ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, और आपसे बोला जाए बताइए यहां पर डेल्टा एन जी क्या होगा, या फिर यह पूछा जाए कि इस रिएक्शन के लिए केसी का मात्रक क्या होगा, है ना। तो इस रिएक्शन के लिए केसी का मात्रक कैसे निकालेंगे, वो निर्भर करेगा डेल्टा एन जी पर। डेल्टा एन जी कितना आ गया यहां पर, उत्पाद के मोल, प्रोडक्ट के मोल, गैसेस प्रोडक्ट कितने, 4, 3 + 1 4, माइनस ये कितने आ गए इधर, रिएक्टेंट सिर्फ 2 ही है, 2 मोल है यहां पर, मतलब डेल्टा एन जी आपके पास में कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इसकी यूनिट मात्रक लिखना चाहूं,
वो होने वाली है मोल प्रति लीटर की पावर 2। क्लियर? यस क्लियर होने वाली है। अब हम लोगों ने Kc बराबर लिखा है कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। क्लियर? अब यदि इस गैस में हम लोग सांद्रता की जगह, मतलब इस अभिक्रिया में सांद्रता की जगह इन गैस के आंशिक दाब कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें? आंशिक दाब। तो आंशिक दाब के केस में क्या हो जाएगा? देखो, अगर इस अभिक्रिया में हम लोग क्या कंसीडर करें? आंशिक दाब कंसीडर करें, तो आंशिक दाब कंसीडर करने से जो Kc है वो चेंज हो जाएगा और बदल जाएगा किसमें? Kp में। Kp बराबर यहां पे लिखा जाएगा C का आंशिक दाब, उसकी पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, आंशिक दाब को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ D, आंशिक दाब D की पावर D बटा पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A, आंशिक दाब A रहेगा उसकी पावर A, और आंशिक दाब B, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। ये नई इक्वेशन बन जाएगी किसके टर्म में? फॉर पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब की टर्म में, और Kc किस में चेंज हो जाएगा? Kp में। क्लियर? अब इसके लिए यदि हम लोगों को मात्रक निकालना हो, यूनिट निकालना हो, तो यूनिट कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वही है, ये सारे सारे क्या है? कंसंट्रेट, सॉरी प्रेशर है, और प्रेशर का जो मात्रक है वो हम लोग लिखते हैं एटीएम, और यहां पर एटीएम की पावर ये हो जाना है डेल्टा एन जी, क्योंकि ये तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, C प्लस डी माइनस A प्लस बी। क्लियर? अब जैसे यही रिएक्शन है, और इसी रिएक्शन के लिए यदि मुझे इसका मात्रक लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? एटीएम की पावर 2। क्लियर? एटीएम यहां पर सांद्रता की जगह क्या जाएगा? कंसंट्रेशन की जगह एटीएम, एटीएम की पावर 2। क्लियर? अब एक और केस आता है, यदि हम लोग यहां पर गैस के आंशिक दाब भी हटा दें और क्या ले लें? मोल भिन्न। ठीक है, अगर हम लोग क्या कंसीडर कर ले? मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, तो फिर से यहां पर जो है Kp चेंज हो जाएगा और क्या बदल जाएगा? यहां पर Kx हो जाएगा। Kx इसके लिए होगा कि यदि हम लोग यहां पर जो गैस अभिकर्मक रिएजेंट ले रखे हैं उनके लिए यदि हम लोग क्या कर लें? मोल भिन्न काउंट कर लें, तो मोल भिन्न क्या होगा? C की मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन की पावर C, मोल फ्रैक्शन ऑफ D की पावर D, मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न A की पावर A, और मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न B की पावर B। बस। क्लियर? अब जानने वाली बात यह है कि जो Kx है यह होता है यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस, मात्रक विहीन है ये, मात्रकहीन। मतलब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जब हम लोग मोल भिन्न निकालते हैं, तो मैंने मोल भिन्न निकालना आप लोगों को सिखाया है ना पहले के चैप्टर्स में। तो जो मोल भिन्न निकाले जाते हैं उसके अंदर जब मोल भिन्न निकालते हैं तो ऊपर की तरफ उसके मोल रहते हैं उस अभिकर्मक के, नीचे टोटल मोल रहते हैं, तो मोल से मोल कट जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? मात्रकहीन बन जाएगा। ठीक है, यूनिटलेस। अगर किसी को स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा तो देखो उसको कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको कोई कंटेनर है, ये इस कंटेनर में A और B दो अभिकर्मक रखे हुए हैं। क्लियर? ये दोनों गैस है, इसके जो मोल हैं वो है Na, इसके जो मोल है वो है Nb। इसके सापेक्ष जो इसका प्रेशर लगेगा वो होगा A, और इसका सापेक्ष जो इसका प्रेशर लगेगा वो होगा Pb। क्लियर? अब मुझे यहां पर निकालने हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब कि मोल भिन्न। तो मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न होते हैं कि A के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कौन से? Na प्लस Nb, इसके लिए। ठीक है, Na अपॉन N टोटल, तो ये आ जाएंगे A के मोल फ्रैक्शन, A के मोल भिन्न। दूसरा अगर मुझे लिखना है B के मोल भिन्न, B के मोल फ्रैक्शन, तो यहां पे ऊपर की तरफ मोल आ जाएंगे B के डिवाइड बाय टोटल मोल। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं Nb अपॉन Nt। ऐसे निकाले जाते हैं मोल भिन्न। अब मोल भिन्न का मात्रक होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, मोल से मोल कट जाएंगे। क्लियर? और अगर किसी का भी आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है, तो जैसे आंशिक दाब मुझे निकालना है A का, पार्शियल प्रेशर निकालना है A का, तो वो होता है A के मोल भिन्न इंटू कुल दाब।
आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर होगा ए के मोल भिन्न इंटू कुल दाब, और उसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये होगा आंशिक दाब बराबर बी का होगा बी के मोल भिन्न इंटू कुल दाब। ये हम लोग पढ़ चुके हैं गैसेस स्टेट में, ठीक है। डोल्टन का आंशिक दाब का नियम बोला था हम लोगों ने, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ डोल्टन्स लो, पार्शियल प्रेशर